कन्नड़ा ग्रामर बजरिए उर्दू जबान। तो आज का हमारा मौजू है ಸಂಧಿಗಳು। तो ये ಸಂಧಿಗಳು क्या है? ಎರಡು ಪದಗಳ ನಡುವಿನ ಎರಡು ಅಕ್ಷರಗಳ ಕಾಲ ವಿಳಂಬವಾಗದಂತೆ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಸೇರುವುದನ್ನು ಸಂಧಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ। कन्नड़ा ग्रामर में संधि की अहमियत बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहले ये बता रहा कि ಎರಡು ಪದಗಳ ನಡುವಿನ ಎರಡು ಅಕ್ಷರಗಳ परस्पर काल विलंबवागद। तो यहाँ पर दो अल्फाज के दरमियान दो हुरूफ आपस में रब्त या जुड़ जाने को ज्यादा वक्त न लेते हुए बामानी तौर पर ಸೇರುವ संधि ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ। तो इसी को हम संधि कहते हैं। या कुछ और इसकी मजीद तफसील, ಹೊಸ ಪದಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಗೆ ಒಗ್ಗುವಂತಹ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ। ಹೀಗೆ ಅನುಸರಿಸಿ ಹೊಸ ಪದಗಳನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತಾರೆ। तो यहाँ पर ಹೊಸ ಪದಗಳ ರಚಿಸಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ तो नए अल्फाज की तश्कील में जबान के उसूल व ज़वाबित के लिहाज से हो, तो इस तरह से हम नए अल्फाज की तश्कील करते हैं। ಹೊಸ ಪದಗಳನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತಾರೆ। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण है अक्की प्लस अधिक ಒಳಗೆ। तो क्या होना चाहिए? संधि पद अक्कियೊಳಗೆ। फिर उसी तरह यहाँ पर ಲೆಕ್ಕ अधिक ಇರಿಸಿಲ್ಲ। संधि पद क्या है हमारा? ಲೆಕ್ಕ ವಿವರಿಸಿಲ್ಲ। उसी तरह तन्न अधिक आदि। संधि पद जो होना चाहिए वो तन्नादि। तो यहाँ पर हमने देखा कि अक्की ಲೆಕ್ಕ तन्न, इसको हम कहेंगे पूर्व पद। उसके बाद में ಒಳಗೆ ಇರಿಸಿಲ್ಲ आदि, इसको कहेंगे उत्तर पद। और ये जो संधि बना हुआ है अक्कियೊಳಗೆ ಲೆಕ್ಕವಿರಿಸಿಲ್ಲ तन्नादि, इन अल्फाजों को हम संधि पद कहेंगे। अब संधि के मुतल्लक तो हमें थोड़ी बहुत मालूमात हो चुकी है। अब इनके अक्साम के ताल्लुक से हम थोड़ा सा देखते हैं। ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕನ್ನಡ ಸಂಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಂಧಿಗಳೆಂದು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। जैसे हमारी कन्नड़ा जबान में बहुत सारे संस्कृत के अल्फाज शामिल हैं, तो इसीलिए हम संधि को भी दो अकसाम में करते हैं। उसमें पहला जो है वो कन्नड़ संधिಗಳು, दूसरा है संस्कृत संधिಗಳು। अब हम देखेंगे कन्नड़ संधिಗಳು का तारीफ और अकसाम। ಸಂಧಿ ಆಗುವ ಎರಡು ಪದಗಳು ಕನ್ನಡ ಇಲ್ಲವೇ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಸ್ಕೃತವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡ ಸಂಧಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ। ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಗಳು ಮೂರು ವಿಧಗಳಿವೆ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं संधि ಆಗುವ ಎರಡು ಪದಗಳು ಕನ್ನಡ। तो यहाँ पर दोनों लफ्ज या अल्फाज वो कन्नड़ ही हो, जब आपस में वो जुड़े रब्त हो तो वो कन्नड़ ही हो। जैसे हमारे उर्दू में मुरक्कब अल्फाज हम कहते हैं, उसी तरह ये ಇಲ್ಲವೇ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತೊಂದು सांस्कृतिकವಾಗಿದ್ದರೆ, यानी एक लफ्ज कन्नड़ा और दूसरा लफ्ज संस्कृत हो, तब भी हम इसको कहेंगे कन्नड़ संधि कहेंगे। तो इसके हिस्से भी हैं, तो हम और थोड़ा सा आसानी से देखेंगे। ಎರಡು ಕನ್ನಡ प्लस कन्नड़ शब्दಗಳು ಸೇರಿ अथवा, यानी दोनों कन्नड़ अल्फाज, कन्नड़ा प्लस कन्नड़ा, ये जो तीसरा जो बनेगा वो भी कन्नड़ा, तो इसको हम कन्नड़ संधि कहेंगे। या कन्नड़ा प्लस संस्कृत लफ्ज मिलकर क्या बनेंगे? वो भी संधि ही बनेंगे। तो इनके अब मिसाल के तौर पर हमें तो एक मिसाल दी गई, इस पर तरह गौर करें। यहाँ पर देखो नाउ अधिक यल। तो यहाँ पर देखो नाउ कन्नड़ाई लफ्ज है, यल ये भी कन्नड़ा लफ्ज है। अब जो संधि पद है ये कन्नड़ा संधि है, जैसे कि नाव्यल। दूसरा मिसाल हम देखेंगे यहाँ पर गुरु, जैसे हमने 12 सुने गुरु ब्रह्मा वगैरह, गुरु। तो गुरु जो है वो संस्कृत लफ्ज है। अधिक अन्नु, ये अन्नु जो है वो कन्नड़ लफ्ज है, तो गुरु अन्नु। तो यहाँ पर हमारा संधि लफ्ज जो हुआ वो गुरुवन्नु। तो इस तरह से कन्नड़ा और कन्नड़ा, दूसरा कन्नड़ और संस्कृत, तो ये दोनों अल्फाज मिलकर जब संधि के अल्फाज बनते हैं तो कन्नड़ा संधि कहते हैं। तो इनके मिसालों में से हम थोड़ा सा पहले देखेंगे लोप संधि।
अब ये लोप संधि है क्या चीज देखिए, ಸ್ವರದ ಮುಂದೆ ಸ್ವರ ಬಂದು ಸಂಧಿಯಾದಾಗ ಪೂರ್ವ ಪದದ ಕೊನೆಯ ಸ್ವರಾಕ್ಷರವು ಲೋಪವಾದರೆ ಅದನ್ನು ಲೋಪ ಸಂಧಿ ಎನ್ನುವರು। अब यहाँ पर देखिए पहले स्वರದ ಮುಂದೆ स्वर बंद, यानी अब स्वर हमें पता है 13 है, तो ये एक स्वर यानी आ आई से लेकर औ तक, तो इसमें स्वರದ ಮುಂದೆ स्वर बंधु बंदागा पूर्व पद से मुराद यहाँ पर हम कहेंगे पहले वाला लफ्ज, जैसे मातु यहाँ पर है पूर्व पद कोने, तो पूर्व पद का कोने यानी आखिरी लफ्ज ऊ है, यहाँ पर ऊ है। दूसरा अब यहाँ पर बताया जरा कोनेय स्वराक्षरऊ लोपवादरे, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ये अगर हजफ हो जाए या यहाँ से कट जाए तो उस समय, जैसे अब यहाँ देखिए मातु अधिक इल्ला, जो संधि पद होगा हमारा मात, तो यहाँ पर ऊ कहीं भी नहीं है, तो ऊ कार यहाँ पर लोप हुआ है, यहाँ पर हजफ हुआ है, डिलीट हुआ है। उसी तरह हम दूसरी मिसाल ऊरु अधिक ऊरु, तो यहाँ पर जो संधि पद है ऊरूरु, तो ऊरूरु में जो हमारा जो पहला लफ्ज था ऊरू में का छोटा ऊ यहाँ पर लोप हुआ है, डिलीट हुआ है, खत्म हो चुका है, तो इसीलिए हमने बड़ा ऊ ले लिया, तो ऊरू। उसी तरह बेरे अधिक वब्ब, बेरब्ब, यहाँ पर ए जो है पहले लफ्ज बेरे का ए जो है वो यहाँ पर लोप हो चुका है, हजफ हो चुका है, तो इसीलिए यहाँ पर एक आ रहा है, यहाँ पर लोप हुआ है। उसी तरह सुत्तु अधिक ओले बराबर है सुत्तोले, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे ऊ जो है ऊ यानी सुत्तु का ऊ यहाँ पर लोप हुआ है। तो संधि कार्य में अगर कोई लफ्ज मानी को न तब्दील करते हुए हजफ होता है तो हम उसे लोप संधि कहते हैं। अब कन्नड़ा संधि में हमारा दूसरा नंबर पर है वो आगम। तो लोप संधि और आगम संधि क्या फर्क है, फर्क को हम जान लेंगे तो आसानी होगी हमें समझने में। तो यहाँ पर देखिए लोप संधि ಮಾಡಿದರೆ अर्थ ಕೆಡುವಂತಿದ್ದರೆ ಆ ಎರಡು ಸ್ವರಗಳ ನಡುವೆ ಯ ಇಲ್ಲವೇ ವ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ ಸಂಧಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಆ ಸಂಧಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ। ಯ ಅಕ್ಷರ ಬಂದಲ್ಲಿ ಯಕಾರಾಗಮ ಸಂಧಿ ಅಂತಲೂ ವ ಅಕ್ಷರ ಬಂದಲ್ಲಿ वकारागम संधि ಅಂತಲೂ ಎರಡು ವಿಧಗಳನ್ನು गुरुतिಸಲಾಗುತ್ತದೆ। तो अब हम देखेंगे कि हमने पहले तो देख लिया कि लोप संधि क्या है। लोप संधि जब बन जाती है तो मानी वो मतलब जब इसके बिगड़ जाते हैं तब हम एक नए अल्फाज लाएंगे। स्वर, ये स्वर यानी वही 13 के दरमियान में हो, तो स्वरಗಳ ನಡುವೆ ಯ ಇಲ್ಲವೇ ವ का अक्षरಗಳು ಬಂದಾಗ तो हम मिसाल से और थोड़ा सा इसमें समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए पूर्व पद उत्तर पद संधि पद, दो चीजें मैंने बताया। पूर्व पद यानी शुरुआती या इब्तदाई लफ्ज है, उत्तर पद यानी जो उसको जुड़ने वाला है, और जुड़ने के बाद में जो हमारा मुरक्कब लफ्ज है ये यहाँ पर देखिए वो संधि पद है। गुरु अधिक अन्नु, यहाँ पर देखिए गुरुवन्नु, यहाँ पर वो आ गया है, वह दोनों में नहीं है मगर यहाँ पर वह आ गया है। दूसरा पित्र अधिक अन्नु, पित्रवन्नु, देखिए यहाँ पर भी वह आ गया है, दूसरे में भी। तीसरी मिसाल हम देखते हैं कई अधिक अल्ली, कई अल्ली, ये मानी ठीक नहीं होंगे तो इसीलिए हमने कई अल्ली, ये ठीक होगा। तो यह यहाँ पर नए से आ गया है। आगम का मतलब होता है आमद होता है, दर आमद, इस तरह से दर आमद आगम। तो इसमें शाले अधिक शालिंद होगा ये, लेकिन हमने यहाँ पर यह कारण नया लिया है तो संधि पद होगा हमारा शाले इंद। तो संधि पद बनने के बाद में वो की मदद से बनते हैं तो उनको वकारागम, और य की मदद से जो बनते हैं उनको कहेंगे हम यकारागम संधि। को और थोड़ा हम तफसील से समझेंगे। ಸ್ವರದ ಮುಂದೆ ಸ್ವರ ಬಂದಿಯಾದಾಗ ಪೂರ್ವ ಪದದ ಕೊನೆಯ ಸ್ವರಾಕ್ಷರವು ಲೋಪವಾದರೆ ಆ ಸಂಧಿಯನ್ನು ಅರ್ಥವು ಕೆಡುವಂತಿದ್ದರೆ ಆಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಯ ಅಥವಾ ವ ಎಂಬ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರ बरुತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು आगम संधि ಎನ್ನುವರು। तो हमें इस चीज को याद रखना है। जैसे कि हमने कहा था ये स्वर संधि है, स्वर संधि में यहाँ पर व्यंजन आ रहे हैं, यरलवक्षसहड़ क ये 34 की बात हो रही है। तो अगर ये चीजें नए से आ गए उसमें इनकी जगह पर स्व के स्वरणाक्षर जगह पर, तो तभी हम इसको आगम यानी नए से
दाखिल होने वाला, आमद नए से आने वाले अल्फाज, यहाँ पर लोप संधि है मगर नए से अल्फाज दो आ रहे हैं, यह और वह, इसलिए इनको आगम संधि कहते हैं। जैसे कि अब और एक मिसाल यहाँ पर देखिए, मर प्लस अन्नु, ये क्या होगा, मर अन्नु हो सकता है, लेकिन यहाँ संधि पद हो रहा है मर वन्नु, वह आ गया, वह वकार आगम। चढ़ी अधिक इंद, चढ़ी इंद, यहाँ पर यह नहीं है, दोनों में पूर्व मत्तु उत्तर पद में इब्तदाई लफ्ज और आखिरी लफ्ज में नहीं है, फिर मुरक्कब लफ्ज में यह आ गया है, तो हम क्या कहेंगे, यकार आगम। उसी तरह आ अधिक ऊरु, आऊरु, तो वह आ गया है, तो वकार आगम हो गया। अब हमारा है तीसरा आखिरी जो कन्नड़ा की संधि में से है, वो है आदेश संधि। तो आदेश संधि में देखिए, ಎರಡು ಅಕ್ಷರಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಧಿ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುವಾಗ ಉತ್ತರ ಪದದ ಆದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕ ತ ಪ ವ್ಯಂಜನಗಳಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಗ ದ ಬ ವ್ಯಂಜನಗಳು ಬದಲಿಯಾಗಿ ಬರುವುದನ್ನು ಆದೇಶ ಸಂಧಿ ಎಂದು करेलागुत्तदे। अब आदेश का मतलब होता है ऑर्डर करना, हुक्मनामा। हुक्मनामा से मतलब ये होता है कि पहला पुराना हुक्म मनसूख हो गया, अब नया चीज आ गई इसमें, तो इसका ये मतलब होता है। अब देखिए यहाँ संधि में किस तरह से ये बात फिट होती है, हम जरा देखते हैं कि ಎರಡು ಅಕ್ಷರಗಳ ನಡುವೆ संधि कार्य, जैसे कि हमने बताया कि दो अल्फाज को हम जब मुरक्कब लफ्ज बनाने के पहले हम दो अल्फाज ले लेते हैं, तो इनके दरमियान में उत्तर पदद आदियल्ली, यानी यहाँ उत्तर पद के मतलब यहाँ पर हमने लिखे नीचे दिखा हुआ है, जैसे काल, तावरे, पुट्टी, ये सब क्या है, उत्तर पद हैं। इसके आदि, आदि का मतलब शुरुआती लफ्ज, यहाँ पर क्या है, क त प है, क त प, तो उत्तर पदದಲ್ಲಿ ಕ ತ ಪ ವ್ಯಂಜನಗಳಿಗೆ क्रमವಾಗಿ ग द ब व्यंजनಗಳು, ये व्यंजन है वो स्वरगणु में था, दो संधि जो है वो स्वरगणु में था, ये आदेश जो संधि है ये व्यंजन संधि है, बदलियागी बरुವುದನ್ನು आदेश संधि ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ। अब हम थोड़ा मिसाल से समझेंगे इसको। पूर्व पद, उत्तर पद, संधि पद। पूर्व पद है मಳೆ अधिक काल, तो यहाँ पर संधि पद हो रहा है मಳೆ गाल। दूसरा देखिए बेट्ट अधिक तावरे, तो यहाँ पर हो रहा है बेट्ट दावरे। दूसरा हू अधिक पुट्टी, हू भुट्टी। तो यहाँ पर जैसे पहले बताया गया है कि क त प के जहां पर भी क त प उत्तर पद के शुरुआत में आएगा, तो उस जगह पर हम ग द ब व्यंजन को इस्तेमाल करेंगे, तो इस तरह से ये आदेश संधि बनता है। चलिए और भी थोड़ा सा वाजा कर लेंगे इस पर। ಸಂಧಿ ಆಗುವಾಗ ಉತ್ತರ ಪದದ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ವ್ಯಂಜನದ ಬದಲಿಗೆ ಬೇರೊಂದು ವ್ಯಂಜನ ಬಂದು ಸೇರಿದರೆ ಅದನ್ನು ಆದೇಶ ಸಂಧಿ ಎನ್ನುವರು। ಬೇರೊಂದು ವ್ಯಂಜನ ಎಂದರೆ ಯಾವುದು, यहाँ पर देखिए मಳೆ अधिक काल, ಮಳೆಗಾಲ, यहाँ पर क के लिए ग कार आदेशವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ। तो यहाँ पर हमें कतप और गदब, उनकी जगह में गदब, यानी जैसे मैं बताया था कि हुक्मनामे में पहले पुराने ऑर्डर को मनसूख कर दिया जाता है, नया ऑर्डर आता है, तो कतप पुराना ऑर्डर है, गदब नया ऑर्डर है, तो इनके जगह हम इनको डाल देंगे। आप देखिए और भी मिसाल यहाँ पर मई अधिक त्वळे, तो हम इसे मई त्वळे नहीं कहेंगे, मई द्वळे, क्योंकि द के जगह कौन सा आना है, द आना है, दकार आदेशवाಗಿದೆ, तो दकार जो हमारा इसमें आदेश है होकर नए से आया हुआ है, उसके जगह पर, त के जगह पर। बेन अधिक पत्तु, ये बेम्बत्तु, यहाँ प का बकार आदेश होकर आया हुआ है, प की जगह देखिए ब आया हुआ है यहाँ पर। ये तीसरे में से जो पूर्व पद है वो कन, दूसरा उत्तर पद है पनी। अब जो संधि हुआ है कंबनी, प के बदल में ब आया, तो बकार आदेश होकर आया है। तो इस तरह से हम आसानी से इसको समझ सकते हैं। और इसको समझने का और भी आसान तरीका एक है, आप इसको केला याद रखिए। केला, केला क कन्नड़ संधिಗಳು, यल पहले जो आने वाला है वो लोप संधि, आ जो है ला का वो है वो आगम संधि, ये स्वर संधि, और आखिर का एक आ जो बाकी है वो आदेश संधि। केला